आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास समाज कार्य पर आधारित है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यूजीसी नेट प्लस पीएचडी जो एंट्रेंस का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है सोशल वर्क में, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पहली पॉइंट पर। और आज सबसे पहले मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं समाज कार्य की प्रक्रिया पर। और जब समाज कार्य की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मान्यताएं वगैरह है समाज कार्य की प्रक्रिया, समाज कार्य की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, इनके बारे में हम लोग जो है देखेंगे आज के। तो जो बच्चे मान लीजिए अभी ऑफिस वगैरह में देख रहे हैं वो तो नोट कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप फ्री होइएगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सोशल वर्क प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क है ना। परीक्षाओं में इनसे भी जो सवाल है पूछे जाते हैं। अगर मेरी आवाज वगैरह स्पष्ट नहीं होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आप कंफर्म करिए तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं। समाज कार्य की प्रक्रिया। चलिए तो ठीक है। देखिए, अगर जब हम बात करते हैं समाज कार्य की प्रक्रिया पे, तो मुख्य रूप से मैं आज जो है नोट्स बनाऊंगा यहाँ पे, और फिर यही पीडीएफ आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, सेव करके। तो समाज कार्य की प्रक्रिया की जो चरण है तो वो मुख्य रूप से 5 चरण है, ठीक है। समाज कार्य की प्रक्रिया के चरण, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, और ये मुख्य रूप से कितनी है, मुख्य रूप से 5 चरण है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बेसिकली इनसे कभी ये नहीं पूछा था कि इन चरणों में क्या बात है। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया है वो कहता है कि आप क्रम लगा के बताइए जरा भाई कौन कौन से जो है चरण है, उसका सीक्वेंस हमें बनाना पड़ता है। तो मुख्य रूप से पहला जो चरण आता है उसको आप नोट करते रहेंगे सभी लोग। मैं 5 चरणों पर बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो जो पहला चरण है वो आपका आता है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान पहला चरण है। और दूसरा क्या है, लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा क्या है, लक्ष्य का निर्धारण। इसी को हम लोग आकलन भी कह सकते हैं, आकलन भी हम बोल सकते हैं। और जो तीसरा है वो कार्य योजना का विकास। कार्य योजना का विकास, ठीक है। देखिए, यहां अगर हम बात करते हैं समस्या की पहचान वाले चरण पे, पहले वाले पे, तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करनी कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब जब जैसी समस्या आपको आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आप लक्ष्य का निर्धारित करें कि हमें इस लक्ष्य पर काम करना है। मान लीजिए पहचान करते समय आपको कितने, लगभग 10 लक्ष्य मिले, आपको उस सेवार्थी की 10 समस्याएं मिली। अब 10 में से आप 10 पे काम करोगे नहीं, आपको एक पर काम करना होगा, वही कहा गया लक्ष्य का निर्धारण, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्य योजना का विकास। आप फिर कार्य की प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें उसके साथ कार्य करना है। और फिर उसके बाद एक 4 होता है और एक 5, ठीक है। चौथा जो होता है वो कार्य योजना को लागू करना। पहले प्लान करेंगे और फिर उसके बाद कार्य योजना को क्या करोगे आप लोग, बताइए जरा, लागू करेंगे। हाँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस कार्य योजना को लागू करेंगे, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना होगा, समापन करना होगा, ठीक है। ये 5 चरण हैं, ठीक है, 5 चरण। इनमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें बता देता हूं, फिर उसके बाद अगले स्टेप पर बात करूंगा आप लोगों से। देखिए, समाज कार्य की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली वैज्ञानिक ज्ञान पे आधारित है। तो ध्यान रखेंगे, समाज कार्य की प्रक्रिया किस पे आधारित है, ये पेपर में सवाल पूछ सकता है कि प्रक्रिया जो है समाज कार्य की प्रक्रिया वो
किस पर आधारित है? तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे वैज्ञानिक ज्ञान पर। किस पर? वैज्ञानिक ज्ञान पर। हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। अब समाज कार्य का अभ्यास का विकास, प्रैक्टिस का, समाज कार्य ज्ञान पर आधारित था, लेकिन क्षेत्रीय अनुभव, सतत शिक्षा के माध्यम से उचित ज्ञान, सैद्धांतिक जागरूकता, व्यावसायिक अभ्यास, महारत के बिना किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन ही नहीं किया जा सकता है। जब आपको समाज कार्य में डीप जानकारी होगी तभी उस सेवार्थी का समस्या का समाधान आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और आप बताइए कि क्या क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जरा बताइए एक बार मुझे। आपके पास किस किस चीजों की जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट करिए। अरे भाई नहीं पता है राहुल जी, आवाज क्लियर है? हाँ, तो एक बार कंफर्म करिए मुझे, पता है आपको क्या क्या पता होना चाहिए आप लोगों को सोशल वर्क में? मानवीय संबंधों, एक तो आपको सिद्धांत पता होना चाहिए समाज कार्य का। दूसरी बात, समाज कार्य में आपको डीप में जानकारी होना जरूरी है, यानी ज्ञान का होना जरूरी है। आपके पास कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके पास उपचार के लिए जो विधियां हैं इसका पता होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है ना, इत्यादि बहुत सारी चीजें आती हैं, परंतु ये मुख्य रूप से हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सेवार्थी में सुधार कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सुधार करने के लिए ये चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। टूल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मेथड्स कौन कौन से लागू होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं तकनीक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए परीक्षा में और भी प्रश्न किस तरीके से पूछे गए कि पूछा कि भाई समाज कार्य का बेसिकली अवस्था के रूप में रिप्रेजेंट करें आप, तो सबसे पहले बेसिकली प्रवेश आता है। सबसे पहले प्रवेश आता है। प्रवेश का मतलब क्या होता है? इनटेक होता है ना। संवेग भी इसे हम कभी कभी कहते हैं कई लोग, और कई लोग इसे अंतरण का नाम भी देते हैं, अंतरण का नाम भी देते हैं, और कभी कभी हम उसे संवेग का भी नाम देते हैं। ये पहला एक स्टेप होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपका अध्ययन आता है। अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि मनोसामाजिक अध्ययन आपको करने आना चाहिए। सेवार्थी का अध्ययन करना पड़ेगा, बिना अध्ययन की उस समस्या का समाधान ही आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक निदान वाली प्रक्रिया यहां पर संचालित होती है। निदान यानी डायग्नोसिस। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा डायग्नोसिस के बारे में भी कि कौन कौन से इसके टाइप है और किस तरीके से पार्लियामेंट की भूमिका आती है और कहां पर मैरी रिचमंड की भूमिका आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निदान के बाद क्या आता है? उपचार आता है, यानी ट्रीटमेंट भी शामिल किया गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो उपचार के बाद मूल्यांकन चीजें जो है शामिल की गई। कौन सी? मूल्यांकन। और 6ठे पॉइंट पर क्या शामिल किया गया था? समाप्ति शामिल किया गया था। और 7वें पॉइंट पर क्या शामिल किया गया था? प्रतिपुष्टि शामिल की गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सातों के सातों जो हैं समाज कार्य कह लीजिए या समूह कार्य कह लीजिए या आप व्यक्तिगत समाज कार्य कह लीजिए, इनकी जो है ये प्रक्रिया है, ठीक है, ये प्रक्रिया है। बताइए अब एक बार क्लियर करिए। मनीषा, तनवर जी बताइए, समझ में आया? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। नोट्स वगैरह बनाते हो ना आप लोग? बताइए। हाँ बनाया करो, क्योंकि वही नोट्स ही आपका सच्चा साथी है। परीक्षा के दौरान में वही आपके काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये स्टेप बनता है। दूसरा, कभी कभी हमसे पूछता भैया कि सही अनुक्रम लगाइए,
और सही अनुक्रम जब लगाने की बात आए तो ऐसे में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पहले स्टेप पे आता है। मैं ऐसे ही पीडीएफ सेव कर लूंगा और फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ। उसके बाद आपका आता है निदान, उसके बाद अध्ययन के बाद क्या आएगा? पूर्वानुमान आएगा, निदान नहीं आएगा। क्या आता है? पूर्वानुमान आता है। ठीक है, प्लानिंग वगैरह की बात इसी में आती है। और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आपका आता है निदान, और फिर उसके बाद आता है आपका उपचार। ठीक है, आगे की प्रक्रिया आपको पता है, अभी मैंने ऊपर वाली स्लाइड में आप लोगों से जिक्र किया है। ठीक है, तो कई स्टेप में इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो चीजें पूछी जाएंगी इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूछी जाएंगी। इस चीज को आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? हाँ, अगर समझ में आ गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और ये जरूरी है इसको जानना, क्योंकि इससे एग्जाम में, परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम और भी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। जैसे आपको एक बात याद रखनी है, मुख्य रूप से जो चीजें शामिल की गई हैं वो क्या क्या शामिल की गई हैं। पहले भर्ती शामिल है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रवेश। दूसरा आपका शामिल है अध्ययन। तीसरा आपका शामिल है निदान। चौथा आपका शामिल है उपचार। अब उपचार क्या है? उपचार क्या है? तो सेवार्थी को हम उपचार में क्या करते हैं? सेवार्थी को सामाजिक रूप से विघटित होने से बचाते हैं। होने से बचाते हैं, ये एक पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं निदान, तो इसमें कहा गया कि इसकी परिशुद्धता का आधार अध्ययन की पर्याप्तता है। आधार अध्ययन की पर्याप्तता है। ठीक है, निदान बेसिकली तथ्यों को जानने या कारणों को जानने की बात करते। देखिए, अगर आप इंटरव्यू में इस तरीके के ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है, और परीक्षा में भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ आता है ना। तो इसकी परिशुद्धता का आधार का अध्ययन की पर्याप्तता की बात करता है। यहां इसका कहने का मतलब यही है कि हमें समस्या का कारण को जानने की बात करता है, और वही प्रक्रिया निदान की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे सामने एक शब्द और आता है, वह प्रोसेस है अध्ययन। अध्ययन में क्या होता है? सेवार्थी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को ना? सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा भावनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भावनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये अध्ययन होगा। अब बात आती है प्रवेश की। फिर प्रवेश किसे कहते हैं? सिंपल शब्दों में आप बताइएगा कि सेवार्थी को, प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो कहता है सेवार्थी को
उपचारात्मक सेवा प्रदान किए जाने की यह प्रारंभिक अवस्था है। तो मैंने एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चाहे वो केस वर्क हो, चाहे वो समूह कार्य हो, चाहे वो सामुदायिक संगठन ही क्यों ना हो, ठीक है, तो समाज कार्य के अंतर्गत समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्न चरणों से हम लोग गुजरते हैं, जो मुख्य रूप से ये 4 चरणों के बारे में जिक्र किया गया है। प्रवेश कह लीजिए या भर्ती कह लीजिए, दूसरा अध्ययन, तीसरा निदान, चौथा उपचार, उसके बाद भी मूल्यांकन भी आता है, समाप्ति भी चीजें शामिल की गई हैं उसमें। ठीक है, उन चीजों को भी उसमें रखा गया है। तो एक ऐसी घटना है समाज कार्य की प्रक्रिया जिसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गोल में अगर आप सुधार नहीं कर पा रहे तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। अब कोई गोल बहुत ज्यादा 6 महीने ले सकते हो, 6 महीने से ज्यादा आप गोल नहीं ले सकते, याद रखिएगा आपको। भाई तब अगर आपको कभी सेशन वगैरह लेना पड़े केस वर्क, सोशल वर्क में, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में, जिस तरीके से, तो एक गोल केवल 6 महीने तक चलाइएगा। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप गोल को कितने दिन तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करिए ये बातें क्लियर हो गई है। जी सर। ओके, अब भर्ती तो बहुत इजी है, प्रवेश। अब थोड़ा सा मैं अध्ययन के बारे में बात कर लेता हूं। मैरी रिचमंड के चरण, नाम सबसे पहले अध्ययन, निदान, उपचार। ठीक है, ये 3 चरण। ठीक है, अध्ययन, निदान, उपचार, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? मैरी रिचमंड के द्वारा दिए गए। अब बेसिकली जो अध्ययन की प्रक्रिया थी, इस अध्ययन में केस वर्क, यहां क्योंकि मैंने रिचमंड बोला इसलिए मैं केस वर्क बोलूंगा, तो केस वर्क प्रारंभ करने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। आपको बता दूं, अध्ययन से पीड़ित व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि अध्ययन से जो क्लाइंट है उसका आप आंतरिक और बाह्य जो भावनाएं हैं उसको समझने में हमें मदद मिलती है? क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस या नो? बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें कहा कि कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्यक्त किए गए अध्ययन में। वह शब्द था एक केंद्रक, मैं अभी बात कर रहा हूं अध्ययन की। दूसरा था अवलोकन, तीसरा था समन्वेषक। 3 शब्द देखने को मिले जो अध्ययन के अंतर्गत हमें मिलते हैं। देखिए, केंद्रक का मतलब सिंपल सी बात है, सेवार्थी कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता है, किंतु उसकी कोई विशिष्ट समस्या भी होती है और उसके निदान की अति आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप के लिए यह आवश्यक है कि सेवार्थी की मूल समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसका निदान की व्यवस्था करें। यह है केंद्रक, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। और यहां पे समस्या पर बात की जाती है जब अध्ययन की प्रक्रिया में पूछा जाए, लेकिन वैसे तो समाज कार्य में केंद्रक तो सेवार्थी ही है कि नहीं? बट अध्ययन में क्या होगा, उसके लक्ष्य होगा। अब दूसरी बात, अवलोकन सेवार्थी की मनोभावनाओं को अध्ययन करने के दौरान सूक्ष्म पूर्णता यानी बहुत ही बारीकी से
अवलोकन उसकी समस्या के समाधान की दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्या आप सेवार्थी का अवलोकन करना चाहेंगे कि सेवार्थी में अगर ये समस्या है तो वो कहां से आई? ऑब्जर्व करने की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। और जब आप प्रक्रिया संचालित करते हैं तो उस दौरान भी कि ये सेवार्थी में क्या ये फायदा हुआ, यानी उसको लाभ हुआ या नहीं हुआ, इन प्रक्रिया को, इन प्रोसेस को आरंभ करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए आपको अवलोकन करना ही पड़ेगा, है ना। उसमें कितना बदलाव है, कितना बदलाव नहीं है, ये चीजें हमें देखनी पड़ती है अवलोकन में। एक चीजें आती है समन्वेषण। यह एक प्रविधि है। ये क्या है? समन्वेषण मेथड है, प्रविधि है। ये प्रविधि का अगर मैं तात्पर्य आपसे बताऊं समन्वेषण में, तो इसका प्रयोग कार्यकर्ता सेवार्थी की मन स्थिति में व्याप्त संवेग जो है, जो भावना है, उनकी छुपी हुई बातों को बाहर निकालने की प्रयास करता है। तो सेवार्थी के अंदर जो छिपी हुई बातें हैं, किसके अंदर? सेवार्थी के अंदर छिपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने की बात करता है। ठीक है, यह समन्वेषण का पार्ट होता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। चलिए एक बार ये भी मुझे बताइए कि आपको यहां पर जो है क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? ये कोई बच्चा मैसेज डाल रखा भाई कि शायद वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। चलिए अब बताइए यहां पर कि ये बातें स्पष्ट हुई? मेरी आवाज वगैरह क्लियर है? ओके, बोला करें। आप लोग बोलते नहीं हो जल्दी, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है आप लोगों को, है बोला करें। चलिए आगे बात करते हैं, और भी चीजों के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। प्रोसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सारी की सारी पॉइंटें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निदान की प्रक्रिया में पार्लियामेंट का जो नाम हमें देखने को मिला प्रोसेस में, ठीक है, पार्लियामेंट का जो चीजें मिली वो बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं। उसके स्टेप में कई बार परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, एचएच पार्लियामेंट के बारे में, है ना। और ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो मैरी रिचमंड की भी भूमिका हमें देखने को मिली है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर मैरी रिचमंड का नाम आए तो आप किस तरीके से सोचेंगे निदान की प्रक्रिया में। उन्होंने कहा है कि अध्ययन की प्रक्रिया के बाद ना सेवार्थी की समस्याओं के कारणों की खोज तथा उपचार की दिशा में, मैं एक बार यहां पे नोट करना चाहूंगा, नोट कर दूं, एक बार आप लोग बताएं। हाँ सर कर दीजिए। हाँ, ताकि आप सभी को जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए, है ना। और जब आसानी होगी तो और अच्छे से आप तरीके को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। निदान ने भी दो बताया, पार्लियामेंट और मैकेरिस्टमैन जी, इन दोनों अलग अलग होता है, क्या दोनों ने किया? हाँ, दोनों के बारे में मैं अलग अलग तरीके से बात करूंगा सर। पहले मैं एक बार मैरी रिचमंड के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद आपको चर्चा करता हूं आपसे उसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। ठीक रहेगा? बताइए। जी सर। ओके, अब ध्यान से सुनिए। तो जो निदान की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें मैरी रिचमंड ने कहा कि सेवार्थी की समस्याओं के कारणों की खोज करना, सेवार्थी की समस्याओं के कारणों की खोज तथा उपचार की दिशा तय करने हेतु सामाजिक निदान की प्रक्रिया
की सहायता की जाती है। ठीक है, ये निदान का प्रोसेस है, डायग्नोसिस का है। और यही बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सोशल डायग्नोसिस जो पुस्तक है सन 1917 में, उस पर इन्होंने जिक्र किया था। सोशल डायग्नोसिस, सामाजिक निदान, एक पुस्तक है 1917 में मैरी रिचमंड की, वही बातें यहां पर दर्शाया गया। हालांकि पार्लियामेंट ने भी अपने शब्दों में कहा कि मानसिक क्रिया समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण करती है। कौन चीजें करती है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि मानसिक क्रिया समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण करती है और उसकी विशेष प्रकृति का, संगठन की जानकारी और अंतर संबंधों का ज्ञान और उसके निवारण के साधनों का पता लगाती है। तो तीन शब्द हैं, एक तो मानसिक क्रिया समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण, प्रत्येक अंग का परीक्षण, दूसरा आपसे कहेगा कि विशिष्ट प्रकृति और संगठन की जानकारी, है ना, विशिष्ट प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर, और संगठन की जानकारी, संगठन की जानकारी। आप लोग थोड़ा सा जरूर अपनी कॉपी पर मेंशन भी करते रहिएगा ये सारी टॉपिक, ये पॉइंट्स, है ना। और तीसरा आपके सामने अंतर संबंधों का ज्ञान, अंतर संबंधों का ज्ञान हो सके, और चौथा साधनों का पता लगाना, साधनों का पता लगाना। ये था, अगर हम बात करते हैं तो H.H. पार्लियामेंट, हेलन हॉरिस पार्लियामेंट का स्टेटमेंट। ठीक है, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में निदान के 3 प्रकार बताएं, क्या तीनों प्रकार किसी को पता है? पार्लियामेंट के अनुसार, या अगर मैं आपसे बात करूं, पार्लियामेंट के मत में निदान के 3 प्रकार, निदान के 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो गतिशील निदान है, गतिशील निदान। और गतिशील निदान को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक डायग्नोसिस। ये इंग्लिश भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश में भी। दूसरा क्लिनिकल निदान, इसको हम लोग बोलते हैं, क्लिनिक को क्लिनिक ही बोलेंगे, या डायग्नोसिस वाली बात करें तो उपचारात्मक निदान की प्रक्रिया भी इसमें शामिल हो जाती है क्लिनिकल में। डायग्नोसिस। और तीसरा कार्यात्मक निदान, कार्यात्मक निदान, इसको क्या बोलते हैं? इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। ठीक है, इसको कहते हैं। ये 3 इसके प्रकार हैं। अब गतिशील जो निदान है, एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो गतिशील निदान में आप ये लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खोजा जाता है। समस्या का समाधान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, है ना, परिप्रेक्ष्य में खोजा जाता है। और
क्लिनिकल निदान, इसके अंतर्गत परिस्थिति जन्य स्थितियों को देखते हुए निदान की प्रक्रिया को अपनाई जाती है ना। अब भाई परिस्थिति क्या है, इसका मतलब थोड़ी ना एक ही टेक्निक, एक ही प्रक्रिया आप सभी सेवार्थी पर लागू करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो परिस्थिति जन्य स्थितियों को देखते हैं, बात सत्य है ना। स्थितियों को अपनी कॉपी पर भी थोड़ा सा इस तरीके से मेंशन करिएगा। और कालात्मक निदान में क्या होता है, सेवार्थी की समस्या का समाधान हम कहां ढूंढते हैं, भूतकालीन घटनाक्रम में, घटनाक्रम में। बताइए राहुल जी, समझ में ये बातें आई, एक बार स्पष्ट कीजिए। बताइए तो सही, समझ में आया या नहीं? आ गया। अब आपको बता दूं, परीक्षा में सवाल आता है निम्न में से बताइए, पल्लामेन का निदान का प्रकार नहीं है। तो इन 3 ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन फिक्स है जो नहीं होता है हमेशा, उसका नाम है गेस्टाल्ट। उसका क्या नाम है, गेस्टाल्ट, वो फिक्स है। तो आप ऐसे प्रश्न में अब समय मत लीजिएगा परीक्षा में, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे गेस्टाल्ट लगा दीजिए, आगे बढ़िए। 2 से 3 सेकंड लीजिए बस, क्योंकि समय बचत करेगा जी। सर तीसरे फिर से कालात्मक निदान को यूटिलाइजेशन क्या है? ये सर जो कालात्मक होता है वो सेवार्थी की समस्या का समाधान जो है ना, भूतकालीन वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान समस्या के विकार और उससे संबंधित कारणों की ज्ञान की जानकारी या निश्चित करने में आवश्यक होती है कि अमुक समस्या के लिए गत्यात्मक निदान हितकर है अथवा क्लिनिकल निदान है। इनमें से कौन सी चीजें यहां पे बेनिफिट करेगी, वहां पे रीजन जानने का प्रयास में अगर हम बात करते हैं तो कालात्मक निदान की बात करते हैं। आप जब भी कोई, जैसे अगर मान लीजिए आप एक क्लाइंट है, तो मैं आपसे जब पूछूंगा आपकी समस्या क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये समस्या है। अब उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, भूतकाल में जाता हूं कि ये समस्या कब आई, तो आप बताओगे कि सर 2 साल पहले समस्या आई थी। क्या उसके समय आपने किसी और सोशल वर्कर से आपने थेरेपी वगैरह लिया था? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि हाँ जी लिया था, या नहीं भी लिया था, जो भी आपने बताया। तो ये जो घटनाक्रम में आपसे ये सब पूछ रहा हूं, ये कालात्मक निदान ही बताता है, इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस ही बताता है। इससे हमें पता चलेगा ना, तभी तो मैं सही तरीके से उपचार वाली परिस्थिति के आधार पर आपको समझ पाऊंगे ये स्थिति आपकी है, अब आपके लिए ये टेक्निक लगेगी, आपके लिए ये थेरेपी दी जाएगी, तब जाके आप में सुधार होगा। और ये रीजन कालात्मक निदान है। ये कैसे क्लियर होगा कि हम गतिशील निदान का यूज करें या क्लिनिकल निदान का यूज करें? अच्छा, जैसे वर्तमान की बात अगर मैं करता हूं, वर्तमान में और कलात्मक में शायद आप अंतर पूछने का प्रयास कर रहे हैं, है ना सर? स्पष्ट है कि जो डायग्नोसिस है वो वर्तमान है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, है ना। अब प्रेजेंट कहता है आपसे, अगर मैं वर्तमान समस्या की बात करता हूं, समस्या क्या है, आप आए मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि समस्या क्या है। मैंने आपसे ये भी हो सकता है, मैंने यहां पर जो भूमिका मेरी हुई वो मनोसामाजिक और शारीरिक सामाजिक कारकों की या समस्या क्या योगदान निभा सकती है समस्या में, समस्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब आपके पास जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम की वजह से आज वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा आपके पास, क्या आपकी क्या स्थिति बनी, है ना। समस्या के क्या उपाय होंगे, ये गतिशील निदान है। संस्था में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या साधन हैं जिससे समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये गतिशील निदान का ही पार्ट है। गतिशील निदान सर ना सरल और जटिल दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कहीं मनोसामाजिक कारक अधिक प्रभावशाली हो जाता है, तो कहीं सामाजिक कारक व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया में निदानात्मक खोज का केंद्र बिंदु को बदलता रहता है ना। तो परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से दोनों चीजें हैं, एक वर्तमान की बात करेगी कि आज आपके पास क्या स्थिति है,
किस तरीके की प्रॉब्लम में आप हैं और भूतकाल में क्या था, किस वजह से रीजन रहा, कब से है, क्या चीजें हैं, और क्लिनिकल निदान में आपके अब जो गतिशील है उसके आधार पर क्या आपके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना, क्या आपकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस रोग का क्या निदान हो सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर है तो उसको मैं किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकता हूं, ये सारी चीजें क्लिनिकल निदान में आता है। एक बार स्पष्ट करिए अब आप लोग कि ये बातें समझ में आई या नहीं। ओके जी सर। हाँ, इसी तरीके से आप लोग पूछा करें, अच्छा लगता है, इससे मुझे ये क्लियर हो जाता है कि शायद आप सभी बच्चों के समझ में आ गया है ना। और जब नहीं पूछते तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं या सुन रहे हैं, है ना। पूछने से क्या होता है, आपको जानकारी बढ़ जाती है और वो तटस्थ जानकारी हो जाती है ना। तटस्थ का मतलब एक प्रकार से फिक्स हो जानकारी हो जाती है आपके पास, है ना। ये था निदान। उसके बाद अब बात करते हैं उपचार के बारे में। उपचार के बारे में सवाल ध्यान दीजिएगा, उपचार क्या होता है। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, सेवार्थी को मैं एक लाइन में लिखना चाहूंगा, अभी ऊपर भी मैंने लिखा था एक लाइन में, सेवार्थी को क्षमतावान बनाना एंड और उससे सामाजिक रूप से विघटित होने से बचाना, होने से बचाना, यह है उपचार, यह है ट्रीटमेंट। सेवार्थी की सामाजिक स्तर को बनाए रखोगे तो बताइए किसका पार्ट होगा, उपचार का होगा, है ना। सामाजिक स्तर को बनाए रखना उपचार का ही पार्ट है ना। सेवार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाना ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके, क्या पार्ट है, ये उपचार का पार्ट है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं ये उपचार का उद्देश्य है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है, एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, तो इन चीजों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहां आपका ये चीजें स्पष्ट हुई। अब कुछ तथ्य को नोट कर लें आप सभी लोग। निदान की परिशुद्धता का आधार मैं यहां पे नोट करना चाहूंगा। निदान की परिशुद्धता का आधार, ठीक है, आधार अध्ययन की परिशुद्धता होती है। अध्ययन की परिशुद्धता होती है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, पर्लमैन ने निदान के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार, 3 प्रकार किसने बताए हैं, पर्लमैन ने। नाम क्या होगा, गतिशील निदान। दूसरा क्या होगा, क्लिनिकल निदान, कर्णविनिशी भी कह सकते हो। और तीसरा क्या होगा, उपचारात्मक। ये 3 टाइप के निदान हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये तीसरी बात है। सोशल डायग्नोसिस की किताब किसने लिखा, हाँ, मैरी रिचमंड ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1917 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैरी रिचमंड ने बेसिकली केसवर्क की संकल्पनाओं का संस्थापक माना जाता है। केसवर्क दिया किसने है या श्रेय किसको जाता है, मैरी रिचमंड को, मैरी रिचमंड को। ये कुछ तथ्य थे जो मैंने इन तथ्यों को आप लोगों को अभी बताया है। प्रक्रिया में इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है।
याद रहेगा? बता दीजिए एक बार, भूलोगे तो नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे जी। सॉरी, समझ में नहीं आया, फिर से बोले। केस वर्क में कभी मैरी रिचमंड को ही श्रेय देते हैं। जी जी, केस वर्क का जो देन है आज मैरी रिचमंड का ही नाम आता है जी। जन्मदाता भी मैरी रिचमंड हो सकते हैं इसका मतलब। हाँ, वो है, ये हैं जन्मदाता, जनक कहे जाते हैं केस वर्क के, वो जनक कहे जाते हैं केस वर्क के। ग्रेस कोयले ग्रुप वर्क के कहे जाते हैं। मैं मुर्रे रोस की बात अगर हम करें और डनहम की बात करें तो ये दोनों जो है कम्युनिटी वर्क में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद इस तरीके से ये जो तथ्य था परीक्षाओं में हम लोगों से पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट तथ्य था। अब हम बात करेंगे यहां पर, आप देख रहे हैं समाज कार्य की कुछ मौलिक मान्यताएं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो ये जो पहली पॉइंट लिखी गई है, आप लोग जरा मुझे बताएं, मैं पढ़ रहा हूं। व्यक्ति एवं समाज अन्योन्यश्रित है, इसलिए व्यक्ति समूह अथवा समुदाय के रूप में सेवार्थी समस्याओं के अध्ययन हेतु समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक दशा, देखिए यहां पे थोड़ा सा गूगल टाइपिंग है, दशा ऐसे होगा दशाओं में, और सेवार्थी ऐसे लिखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। तो परिस्थितियों का आकलन एवं मूल्यांकन आवश्यक होता है। यह कथन किस विद्वान का है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताना उचित समझेंगे? कथन किस व्यक्ति का है बताइए एक बार, मनीषा। नहीं पता? नहीं, आकाश जी आप बताएं, मैंने इसके बारे में कई बार बताया। ओके ओके, संदीप कुमार क्या होना चाहिए? मतलब किसी बच्चों को नहीं पता भाई। सीमा सक्सेना, सीमा एक्सा जी। पूजा फंडामेंट का है सर। नो, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं जी, फ्रीडलैंडर का नहीं नहीं, हैमिल्टन का है। गार्टन हैमिल्टन का स्टेटमेंट भाई, ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। अभी 2023 का जो मार्च में परीक्षा हुआ था उसमें ये सवाल आया हुआ था। उसमें था या एमपी पीएससी में था ये सवाल, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। गार्टन हैमिल्टन। बात करते हैं व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं में आने वाली बाधाएं समस्या का मुख्य कारण होती हैं, इसलिए समाज कार्य की क्रियाविधि भी केंद्र बिंदु होती है, अंतः क्रिया भी होती है। मतलब यह है एक प्रकार से कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में जो अंतः क्रियाएं हैं, जो आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो बाह्य समस्या हो चाहे वो आंतरिक समस्या, बेसिकली अब पर्यावरण रिलेट करेगा तो जाहिर सी बात है बाह्य समस्या ही होंगी, है ना। और जब व्यक्ति रिलेट करेगा तो जाहिर सी बात है वो अंतः क्रिया ही होगी। अच्छा, दो, इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स हो गया है। अभी आप लोगों ने क्या किया था उस दिन, मैंने पढ़ाया था कि भाई सामाजिक संबंधों में मूर्त अमूर्त वाली प्रक्रिया, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज है। यहां पर इस बात को समझ लीजिएगा कि अंतः क्रिया बाह्य क्रिया की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो व्यक्ति के अंदर भी आएगी और पर्यावरण दोनों में आएगी, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे। तो यहाँ पे समाज कार्य में जो क्रिया विधि है वो केंद्र बिंदु अंतः क्रिया मानी गई है, तो अंतः क्रिया मुख्य माना जाता है। अंतः क्रिया तो इसलिए, जब ध्यान से सुन लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, सोशल वर्क में जब पूछा जाए समस्याओं को लेकर और खास कर दिया हो ऑप्शन में अंतः क्रिया, कि व्यक्ति की समस्याओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं या समस्या उभर के हमारे सामने निकल के आ रही है सेवार्थी में, तो मुख्य रीजन कहा क्या है उसका, तो अंतः क्रिया है मुख्य रीजन, अंतः क्रिया, और केंद्र बिंदु इसी को माना गया है। बाह्य वगैरह तो बाद की आती है, सबसे पहले अंतः क्रिया आती है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट हमारे सामने व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं, इसलिए सामाजिक शक्तियों में सामाजिक हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। अब देखिए हस्तक्षेप है ना, हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एक संकट हस्तक्षेप है, 1942 में कैपलॉन ने दिया था, कल ही मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था, है ना। इस तरीके से जो मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूं, इससे क्या होता है आपको वो चीजें याद आती हैं, है ना। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो हस्तक्षेप वाली प्रक्रिया में अब ऐसा भी नहीं होगा कि अगर मान लीजिए हस्तक्षेप करना है तो हस्तक्षेप से हम क्या कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे, यानी उसका निवारण कर सकते हैं, है कि नहीं, प्रक्रिया में फॉलो कर सकते हैं, उपचार के लिए लागू कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हस्तक्षेप की प्रक्रिया में हम बढ़ोतरी करेंगे, यही समस्या कोई है तो उस समस्या को बढ़ाओ आप। तो यहां तो सामाजिक शक्तियों में सामाजिक हस्तक्षेप करना आवश्यक है, और हस्तक्षेप का एक ही शब्द होता है, इसका मीनिंग एक ही है कि आप अध्ययन वाली प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी मैं हस्तक्षेप करूंगा, आप में हस्तक्षेप नहीं, इंटरवेंशन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो समस्याएं हैं उसका एक प्रकार से कार्य विश्लेषण कर रहा हूं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर रहा हूं, उसको मैं डीप से समझने का प्रयास कर रहा हूं, उस सूक्ष्म तरीके से मैं देख रहा हूं उस टास्क को, उस गोल को, उसे हम बोलते हैं हस्तक्षेप। मैंने उसमें हस्तक्षेप किया। और कभी कभी ये होता है ना कि आप पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप ना करें, बोलते हो ना आप लोग, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसकी फलाने की पर्सनल लाइफ है, उसमें हस्तक्षेप ना करें, है ना। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ भाई कि एक प्रकार से कि अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो पॉजिटिव के रूप में करेंगे, ना कि निगेटिव के रूप में करेंगे। ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे। व्यवहार की दृष्टिकोण से अगर जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। हस्तक्षेप बढ़ोतरी क्या होती है? हस्तक्षेप बढ़ोतरी का मतलब सीधा सीधा कि भाई आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, आप उसके लाइफ में या उसकी समस्याओं में इंटरफेयर कर रहे हो, उसको समस्याओं को बढ़ा रहे हो। समस्या बढ़ाई जा सकती है क्या? समस्या कम करना है ना आपको। सोशल वर्कर हो और सोशल वर्कर के दृष्टिकोण से पॉजिटिव सोचा करें आप लोग, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। फिर कहता है कि व्यक्ति और संपूर्ण इकाई है। अब ध्यान से सुनो, बात यह है कि मैंने अगर एक शब्द आता है व्यष्टि, एक शब्द आता है समष्टि। अच्छा, कितने लोग जानते हो समष्टि और कितने लोग जानते हो व्यष्टि? कोई बताएगा? पूजा यादव। कंप्लीट। व्यष्टि, समष्टि। देखो सुनिए, समष्टि का मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। अभी आपने सर बताया है, मैंने कहा जनसंख्या, है ना? क्या बोला मैंने? जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या क्या है? समष्टि है। अब मैंने कहा, अब आप सोचो, आप रिसर्च करोगे तो क्या पूरी जनसंख्या पे करोगे? नहीं सर, एक व्यक्ति पर करें। व्यक्ति पे करोगे या तो कुछ नमूना निकालोगे या तो कुछ सैंपल निकालोगे। हो सकता है एक सैंपल आपका वहां पे एरर आ जाए, तो हम उसको कहते भी है कि सैंपलिंग एरर आ गया, तो इस वजह से हम कई सैंपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर 1 लाख है तो 1 लाख लोगों में भाई जाना तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मैंने क्या किया, 100 लोगों को ले लिया। अच्छा, 1000 लोगों को भी ले सकते हो, है ना। मैंने इतने लोगों को चुनाव कर लिया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 100 लोगों के घर जा सकता हूं, 100 लोगों की मैं पूरी जानकारी ले सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन 1 लाख में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सबके घर घूमता ही रहूं साल भर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो 100 लोग निकल के आए हैं, यही व्यष्टि है। यही क्या है? व्यक्ति भी कह सकते हो और यही व्यष्टि भी बोल सकते हो, है ना। इसी को हम इकाई के नाम से जानते हैं, यूनिट के रूप में जानते हैं। लेकिन आयोग अभी हाल ही में एमपीसेट आयोग ने इस सवाल को गलत मान लिया, नमूना को नहीं दिया उसने, है ना। परंतु अगर मैं आपसे कहूंगा अगर क्लेम करना है तो क्वेश्चन पे क्लेम भी कर सकते हो, है ना। वो लिखा हुआ भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं आपने उससे बोल रहा हूं। केबीएस मदान की किताब उठा के देख लीजिए रिसर्च का, उसमें भी लिखा हुआ है, कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा व्यष्टि शब्द, है ना। तो वो एक इकाई होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, यूजीसी नेट में आएगा तो यूजीसी नेट ने ये व्यष्टि ही माना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट ने व्यष्टि ही माना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे खासकर। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो अच्छा, सवाल क्या था हमारा यहां पे? था कि व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है। तो संपूर्ण इकाई का मतलब यहां पर जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति एक होल का इकाई है, टोटल का एक इकाई है, इसलिए ये सत्य है ना। ये इसलिए सत्य है। अगर इकाई ना होता, मैंने कहा कि व्यक्ति एक संपूर्ण है, या मैं आपसे कह दूं कि व्यक्ति एक समिष्ट है, तो गलत है ये बात, ये सत्य नहीं, ये गलत है। संपूर्ण इकाई की वजह से, इस शब्द इकाई वर्ड यूज करने से वजह से उसकी जो गणना हो रही है व्यक्ति की, वो यूनिट में हो रही है। इसलिए उनसे संबंधित आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं, इसलिए उसके समाधान हेतु विविध प्रकार के कौशल की भी आवश्यकताएं होती हैं। ये बेसिकली मान्यताएं हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। हेलन क्लार्क ने 6 मान्यता दी है। 6 मान्यता ये आपके सामने आ रही है। एक व्यवसाय है समाज कार्य, मानव व्यक्तित्व को समझना है
समाज कार्य और समाज कल्याण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, बात सत्य है। कल्याण अलग प्रोसेस है, अवधारणाएं अलग है। कल्याण आप लोग देख रहे हैं 8:30 बजे वाली क्लास में, योजनाओं को रिलेट करा रहा होता है। समाज कार्य बेसिकली क्या होता है? अच्छा एक चीज और, समाज कार्य और समाज सेवा में अंतर जरा बताइए। पूजा यादव बताओ अंतर आप। पूजा सर समाज कार्य मतलब विधिवत रूप से करना, और समाज सेवा मतलब जैसे वृद्धों की कोई सेवा कर रहा है, ये सब समाज ठीक, सेवा है। बिल्कुल सही जवाब। जो समाज सेवा होती है बेसिकली वो क्या होती है? इच्छा के अनुसार करना, है कि नहीं? बताइए, बात सही होगा, है ना? तो ये बात सत्य है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुनिए एक मिनट। यहाँ कि समाज कार्य समाज कल्याण दोनों अलग अलग अवधारणा है, ये भी सही है। समाज की अपनी प्रक्रिया और कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे निपुणता में अधिक सम्मिलित होते हैं, ये बात सही है। कादिर सर बताइए, कादिर जी क्या इस बात से सहमत हैं आपकी? समाज कार्य अपनी प्रक्रियाएं और कार्य करने की प्रवृत्ति होती है उसकी अलग से। बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन ये निपुणता से अधिक सम्मिलित है, जहां पे कौशल ज्ञान विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विधि टेक्निक उपचार संसाधन वगैरह लागू होते हैं, इस वजह से ये अलग चीजों में काउंट होता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने समुदाय के साधनों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखता है। क्या मैं समुदाय की जो संसाधन है उसको मैं जो है कम्युनिटी किट के नाम से हम लोग जानते हैं, और कम्युनिटी किट में जो भूमिका बेसिकली आती है वो कम्युनिटी चेस्ट की आती है, और कम्युनिटी चेस्ट सन 1913 में किया गया था। ये बात अभी एमपी सेट में भी पूछा गया था कि जो समुदाय का फंड है, सामुदायिक फंडिंग की बात, उसकी स्थापना 1913 में की गई थी। और वो जो स्थापना था, तो इसका मतलब ये नहीं केवल संसाधनों में ही उसका यूज हो। अगर मान लीजिए आपने समुदाय में काम कर रहे हो, आपने एनवलप बनवाया, कैरी बैग बनवाया, दिवाली आ रही है, आपने कैंडल बनवा दिया उन लोगों को, तो आप स्टाइफंड देंगे, फ्री में थोड़ी ही काम करवाएंगे समुदाय वालों से। तो स्टाइफंड वाली जो प्रक्रिया आती है वो देने की, वो कम्युनिटी चेस्ट से आती है, वो कम्युनिटी चेस्ट से आती है। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। और कम्युनिटी चेस्ट की स्थापना 1913 में हुई थी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किससे संबंधित है? ये वित्तीय से संबंधित है, यानी पैसे, फाइनेंशियल से रिलेटेड है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। सामुदायिक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का अवगत होना चाहिए, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण भी बनती है। बिल्कुल बात सही है, व्यक्तिगत कारण तो रीजन बना ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर ये भी चीजें आपका स्पष्ट हो गया, ठीक है। 8 मेजर एरिया है जी। क्या बोल रहे हैं बताइए जरा सर, मुझे आवाज आपकी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही। कोई और बच्चा मुझे बताए क्या कह रहे हैं सर, बताइए। राजकुमारी, मनीषा, राहुल सर क्या कह रहे हो आप? मुझे आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है। राहुल सर एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आप एसएमएस करिए, इसमें लिखिए आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। समाज कार्य और समाज सेवा में अंतर फिर से बता दूं? यही देखिए, समाज सेवा जो होती है ना, वो इच्छा के अनुसार होती है। आप अपने अगर इच्छा से कोई काम कर रहे हैं तो समाज सेवा है। समाज कार्य वो है जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान आप प्रविधि मेथड टेक्निक इत्यादि चीजों का प्रयोग करके समाज कार्य कर रहे हैं। तो समाज कार्य एक टेक्निक प्रणाली होती है ना, एक समाज कार्य की प्रक्रिया होती है जहां पे विधि, वैज्ञानिक विधि, टेक्निक, उपचार, संसाधन, ठीक है, कौशल, ज्ञान सब कुछ लागू होता है। ट्रेडिशनल मेथड है ये समाज कार्य। और समाज सेवा इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। मेरी इच्छा है, मैं आपको सेवा कर दिया भाई, आपको मेरी इच्छा है कि मुझे जो व्यक्ति है उसको पैसे की नीड है, मैंने अपनी इच्छा अनुसार उसे पैसे दे दिया, ये समाज सेवा है, ठीक है, ये समाज सेवा है। अब वही पैसे को अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से उसे चाहता हूं कि उसको बीमा वगैरह मिले या योजना का लाभ मिले, और इस योजना के लाभ देने के लिए मैं अगर उसके साथ काम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज कार्य में कर रहा हूं, क्योंकि टेक्निक वगैरह से करूंगा, है ना। अब देखिए, समाज कार्य के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे समाज कार्य का विषय क्षेत्र बहुत है, जैसे बाल विकास की बात कर लेते हैं, है ना, महिला सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, विद्यालय समाज कार्य की बात कर लेते हैं, युवा कल्याण के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, वृद्धों के कल्याण के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, श्रम कल्याण के क्षेत्र में है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के बारे में बात कर ले, चिकित्सकीय, एक बार म्यूट हो जाइए,
चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की फील्ड में बात कर सकते हैं हम लोग, सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी की परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं हम, सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं हम, सामाजिक नीति के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात कर सकते हैं, है ना, कानूनी सहायता के परिप्रेक्ष्य में भी बात हम कर सकते हैं, समाज कार्य का ये क्षेत्र है, पर्यावरण संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि समाज कार्य का ये क्षेत्र है, मानवाधिकार और संरक्षण सामाजिक न्याय के योगदान में या उसको प्रोत्साहन देने में भी हम कह सकते हैं कि ये समाज कार्य का एक क्षेत्र है। तो क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, सोशल वर्क के एरियाज तो बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन एरियाज पे अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 पर, ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है एक योजनाएं चलाई गई बच्चों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है बच्चों के लिए, परिवार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है, परिवार की क्या क्या भूमिकाएं हैं, ये यूनिट नंबर 9 और 10 में दिया गया है। यहां केवल आप इतना ध्यान रखें कि ये क्षेत्र है, आप बच्चों के फील्ड में भी काम कर सकते हैं, परिवार के फील्ड में भी काम कर सकते हैं, स्कूल में आप काम कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चिकित्सा मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं आप, है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है ना।